नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका एसजीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे रेगुलर। परीक्षाएं हमारी देखिए नज़दीक आ रही हैं। एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आपने देखा है एसएससी की भी वैकेंसी आने वाली है। एसएससी जीडी की और अन्य भी वैकेंसियाँ हैं एसएससी के माध्यम से, और ग्रुप डी का भी इस समय एग्ज़ाम चालू होने वाला है या चालू हो चुका है। और अन्य भी वैकेंसी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आती रहती हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में ये जो क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी में हेल्पफुल होगी। और चलिए देखेंगे, कल हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के शपथ की हमने बात की थी अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति की शपथ में क्या क्या राष्ट्रपति ये शब्द बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। संविधान का निर्वहन और संविधान का पालन करूँगा और सेवा यानी जनता की जो सेवा है उसमें निरत रहूँगा, इस प्रकार से आपने देखा था। और आप देखते हैं राष्ट्रपति की जो शपथ होती है ना, राष्ट्रपति की शपथ होती है, तो इनको शपथ जो दिलाते हैं वो व्यक्ति हमारे चीफ जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और यदि वो किसी भी तरीके से अनुपस्थित हैं तो उसी मतलब उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं, सीजेआई यदि नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई के द्वारा दिलाई जाती है। और यदि सीजेआई किसी भी कंडीशन में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो सीजेआई के बाद में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो जज होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 60 में देखा। और आज हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। आज देखेंगे कि इस क्लास के माध्यम से किस प्रकार से महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति जो बनी है इस समय, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और देखते हैं उन पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है। वैसे तो ये देखते हैं अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर, जितने भी राष्ट्रपति अब तक रह चुके हैं, किसी पर भी अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू की गई है, न किसी पर महाभियोग लाया गया है, न किसी को महाभियोग के द्वारा अभी तक हटाया गया है। लेकिन ये महाभियोग जो लगाया जाता है इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटा देना। और किस कारण से महाभियोग लगता है ये हम देखेंगे। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमने अमेरिका से प्राप्त की है, अमेरिका के संविधान से हमने महाभियोग लिया है। और देखेंगे महाभियोग किस प्रकार से लगता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, अनुच्छेद 61 में देखेंगे इस प्रस्ताव पर, यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव आता है, इस प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। देखिए इससे पहले हम ये देखेंगे कि महाभियोग लगता कैसे है। तो महाभियोग लगता है यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए, यानी ऐसा कोई भी काम राष्ट्रपति करते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान से परे हो, तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो पहला पॉइंट है क्या, संविधान का उल्लंघन, क्या संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। अतिक्रमण आप जानते हैं अतिक्रमण होते रहते हैं और सरकारें उसका इलाज भी करती हैं अतिक्रमण का। तो इस प्रकार से संविधान का उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है, महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है महाभियोग जब हम लगाते हैं, मैं आपको टॉपिक ये आप पॉइंट लिख लेंगे। महाभियोग जब लगाया जाता है तब महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, चाहे वो सदन क्या हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा या लोकसभा, यानी दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, महाभियोग लगता है यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं और उसके खिलाफ जाकर कोई भी काम करते हैं तो महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया या तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रारंभ की जा सकती है। और जिस सदन में प्रारंभ की जाएगी उसके इसके प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन से ये प्रारंभ होगा। और आप देखेंगे महाभियोग जब हम लगाते हैं राष्ट्रपति पर तो इसकी सूचना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा किसी, अब जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, यदि इन पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, महाभियोग लगना है, तो लगाने से 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी को सूचित किया जाएगा, तभी इन पर महाभियोग लग सकता है। तो ये भी है। और महाभियोग कब लगेगा? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उसके खिलाफ जाके कोई काम करते हैं तो महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, ये किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ हो सकता है, और 14 दिन पहले ये राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। और आपने देखा सदन के इस प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ऐसे नहीं लगा सकते आप, चले गए और लगा दिया। यानी संसद जो है उन दोनों में से जिसमें प्रारंभ होता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पॉइंट दूसरा है, प्रस्ताव जिस सदन में लाया गया है उसके समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। ये प्रस्ताव जैसे राज्यसभा में लाया गया है, राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। तो 245 का 2/3 लोगों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए, यानी उनकी सहमति होनी चाहिए। यानी हस्ताक्षर नहीं, हस्ताक्षर तो 1/4 सदस्यों के होंगे, यानी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इनमें से इनके 2/3 आप निकाल लेंगे, उसमें से पारित होना, यानी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। उसके बाद या लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में भी यही प्रक्रिया होगी, 2/3 बहुमत से ये पारित किया जाएगा तभी। और उसके बाद क्या होगा, सदन में दूसरे सदन भेज दिया जाएगा। फिर जैसे मान राज्यसभा से पास हुआ, 2/3 बहुमत से पास हो गया, उसके बाद फिर से लोकसभा में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, या लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया और लोकसभा में भेज दिया तो लोकसभा उसका पहले जांच करेगी। यानी ये प्रस्ताव लाया गया है राज्यसभा द्वारा और राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया, उसके बाद ये लोकसभा में भेज दिया, दोनों सदन की मंजूरी होती है, उसी के बाद महाभियोग लगता है। तो लोकसभा में भेजा गया और लोकसभा में जाने पर लोकसभा उसका जो प्रस्ताव आया है पास होकर राज्यसभा से, उसकी जांच करेगी। यानी जांच ये करेगी कि महाभियोग लगाया जा रहा है तो किस आधार पर लगाया जा रहा है, कोई गलत तो नहीं है कि महाभियोग गलत तरीके से लगाया जा रहा है, क्या वास्तव में राष्ट्रपति जी ने संविधान का अतिक्रमण किया है? नहीं किया है तो फिर वहीं से कैंसिल हो जाएगा, वो लोकसभा से पास नहीं करेगी, वो फिर रद्द हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है। और या लोकसभा ने पहले प्रस्ताव पास कर दिया है, 2/3 बहुमत से पास हो गया है, फिर भी राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा इसकी जांच करेगी। कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रारंभ लोकसभा के द्वारा की गई है क्या वो सही है, अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन के माध्यम से ये महाभियोग लगाया जा रहा है लोकसभा के द्वारा, तो उसकी राज्यसभा जांच करेगा। राज्यसभा जांच ये करेगी क्या ये प्रक्रिया जो लगाई गई है, महाभियोग जो लगाया जा रहा है राष्ट्रपति पर, क्या वो सही है, उसकी जांच करेगी। और जांच में यदि ये तथ्य पाए जाते हैं कि हाँ राष्ट्रपति जी ने संविधान का अतिक्रमण किया है, उसी के माध्यम से महाभियोग लगाया जा रहा है, तो राज्यसभा भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर देगी। फिर राज्यसभा भी पास कर देगी, यानी ये दोनों सदन में चलेगी व्यवस्था। यदि राज्यसभा से पहले पास हो गया 2/3 बहुमत से तो फिर लोकसभा इसकी जांच करेगी, उसके बाद पास करेगी। यदि तथ्य पाए जाते हैं तो लोकसभा पास कर देगी 2/3 बहुमत से। दोनों सदन को 2/3 बहुमत से ही पास करना पड़ेगा, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पास करेगी और लोकसभा भी 2/3 बहुमत से पास करेगी। जांच करेगी क्या संविधान का अतिक्रमण हुआ है या किस आधार पर ये महाभियोग लगाया जा रहा है, क्या वो आधार सही है, उसके तथ्य सही हैं, या तथ्य सही पाए जाते हैं तो पास कर दिया जाएगा और तथ्य गलत पाए जाते हैं तो लोकसभा उसे रद्द कर देगी। तो फिर आगे वो प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी और वो वहीं के वहीं रद्द हो जाएगा। या लोकसभा ने प्रारंभ किया है और राज्यसभा इसकी जांच कर रही है, राज्यसभा के पास पहुंचा, लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया, राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा ने उसकी जांच की और वो तथ्य गलत पाए गए तो राज्यसभा उसे रद्द कर देगी, तो वहीं के वहीं रद्द हो जाएगा, फिर आगे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी। दोनों सदन की
मंजूरी आवश्यक होती है 2/3 बहुमत से, है ना। दूसरा सदन जांच करेगा, मैंने लिख दिया है जांच करेगा, जांच में तथ्य पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पास कर देगा। और उसके बाद में ये उसी दिन से, जिस दिन ये दोनों सदन से पास हो जाएगा ना, जिस दिन से दोनों सदन से पास हो जाएगा उसी दिन से महाभियोग पूरा माना जाएगा और राष्ट्रपति को वो पद रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति को उसी दिन त्याग पत्र देना पड़ेगा और पद रिक्त माना जाएगा, या दोनों सदन ने पास कर दिया है तो ये प्रक्रिया होती है महाभियोग की, समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा है, इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया वे भी शामिल होते हैं। नामांकित होते हैं वो भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वो भी शामिल होते हैं। और ध्यान रखें, विधानसभाएं जो होती हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्या राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभाओं के सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं? तो नहीं लेते हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। केवल चुनाव में उनका रोल होता है, वो वोट डालते हैं, लेकिन बाकी महाभियोग में उनका कोई रोल नहीं होता है। तो ये हमने देखा। अनुच्छेद 62 देखेंगे, नए राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए अभी हो चुका है, आपने देखा है 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं और 24 जुलाई को उनका कार्यकाल पूरा हुआ रामनाथ कोविंद जी का, उन्होंने त्यागपत्र दिया। नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में हो जाना चाहिए। पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं आपको, नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल के ही दरमियान हो जाना चाहिए, अनुच्छेद 62 कहता है ये। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जैसे 24 जुलाई को उनका कार्यकाल पूरा हुआ रामनाथ कोविंद जी का, और तब तक यदि चुनाव नहीं हो पाया है तो वो राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी वो बरकरार रहते जब तक अगला चुनाव होकर उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अनुच्छेद 62 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति हैं वर्तमान में तो उन्हीं के शासनकाल में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, लेकिन वो पद धारण नहीं करेगा। वो व्यक्ति पद धारण कब करेगा? जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके अगले दिन जो भी शपथ का टाइम रखा जाएगा उसी दिन शपथ ली जाएगी और अगला अपना पद धारण किया जाएगा। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 62 क्या कहता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही हो जाना चाहिए, लेकिन पद पर आसीन पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद ही होगा। यानी जैसे मान लीजिएगा हमने 24 जुलाई को देखा, अभी 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ 2022 में, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव कब करा लिया गया? आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जून के लास्ट में कराया तो जुलाई में गया था, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जून में करा लिया गया, या 10 जुलाई तक करा लिया गया, 10 जुलाई तक या 15 जुलाई तक करा लिया गया। तो चुनाव तो द्रौपदी मुर्मू जी का हो चुका है, वो जीत चुकी हैं, लेकिन 24 जुलाई तक उन्हें इंतजार करना होगा, तब तक शपथ नहीं होगी। 24 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ रामनाथ कोविंद जी का, और 25 जुलाई को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये होता है, तो तब तक पद पे नहीं आएंगी वो। लेकिन चुनाव अब जैसे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, इनका 27 में जाके पूरा होगा, 2027 में 24 जुलाई को पूरा होगा कार्यकाल, 5 साल, लेकिन 24 जुलाई से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव कर लिया जाएगा। लेकिन पद पे कब आएंगी वो? जो भी व्यक्ति आएगा वो 25 जुलाई को शपथ लेगा, तब वो अपने पद पर आएगा। जब तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद चुनाव इनके शासनकाल में हो जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 62। अब अनुच्छेद 63 की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 63 में आप देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 71 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बात राष्ट्रपति की चल रही है, तो अनुच्छेद 71 है, और 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में बात की गई है। क्या विवाद है? कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित, ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कैसा भी विवाद होता है तो इसका निपटारा चुनाव आयोग नहीं करेगा, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद खड़ा होता है तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा,
और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, जो मानना पड़ेगा, जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देंगे। अनुच्छेद 71 का क्लॉज 1 कहता है ये। क्लॉज 2 क्या कहता है, इसे देखेंगे। यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, यानी ये 2 कहता है, यह सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है। ये माना था ना आपने कि अंतिम निर्णय होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस विवाद, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विवाद चल रहा था, उस राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, बोला अमान्य है, शून्य घोषित कर दिया कि ये राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, अनुच्छेद 71 का क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है ये शून्य है, ये मान्य नहीं है। तो आप देखेंगे शून्य घोषित कर देता है। तो शून्य घोषित करने से पहले ही जो कार्य किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, जैसे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है ना, इनका विवाद पहुंचा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। विवाद पहुंचा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इनका जो चुनाव हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, असंवैधानिक तरीके से हुआ है, तो इसको शून्य घोषित किया जाएगा। कब, मान लीजिएगा 25 जुलाई की शपथ ले ली और अब अगस्त चल रहा है, सितंबर में जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सितंबर से पहले और 25 जुलाई के बाद में, 25 जुलाई के बाद और 25 सितंबर को निर्णय आया, तो क्या महीने हो गए, 2 महीने। 2 महीने में द्रौपदी मुर्मू जितने भी काम कर देंगी, 25 जुलाई को निर्णय आ गया कि ये अमान्य है, ये असंवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ है, तो 25 सितंबर से पहले और 25 जुलाई के बाद के बीच के 2 महीने में द्रौपदी मुर्मू जो भी काम कर देती हैं वो कार्य मान्य होंगे, लीगल होंगे, वो उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद क्लॉज 71 का क्लॉज 2 ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यदि इसे रद्द कर देता है, शून्य घोषित कर देता है, तो उन्होंने जो कार्य किए हैं पिछले, मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो वो 2 महीने के अंदर या जितने समय में वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसमें, तो वो कार्य वैध माने जाएंगे, वो अवैध नहीं होंगे, यानी इलीगल नहीं होंगे, वो संवैधानिक माने जाएंगे, वो सही माने जाएंगे। और अनुच्छेद 71 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित रीत या विधि बना सकती है। अनुच्छेद क्लॉज 71 का क्लॉज 3 कहता है, 71 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी कानून है वो संसद को बनाने का अधिकार है। संसद कानून बना सकती है, किस माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और किस प्रकार से नहीं होगा, क्या कानून होगा, ये सब संसद बना सकती है। अनुच्छेद 71 का क्लॉज 3 कहता है संसद को अधिकार दिया है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी रीत बना सकती है या कोई भी कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 71 हमने देखा, और अनुच्छेद 61 देखा, 62 देखा और 71 देखा। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद बीच के कहाँ गए, तो अनुच्छेद 63 से हम बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर आएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का एक पद है, वहां से उपराष्ट्रपति की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उनके विषय में, वो सारी हम बात करेंगे अगले जब उपराष्ट्रपति का टॉपिक आएगा। अभी यहाँ बात राष्ट्रपति के पद की चल रही है। तो आपने देखा 61 में महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लागू होती है वो मैंने आपको बता दिया, संविधान का अतिक्रमण करने पर, और इसके बारे में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, ये आपने देखा। और इस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव दोनों सदन, जिस सदन में लाया जाता है उसके 2/3 बहुमत से पारित हो, फिर अगले सदन में जाएगा, वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, लेकिन वो सदन जांच करेगा कि अब महाभियोग लगाया जा रहा है वो ठीक है, संवैधानिक है, ये सही है, तो वो भी पारित कर देगा 2/3 बहुमत से, फिर वो उसी दिन से महाभियोग लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। 62 में हमने देखा नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में होगा, लेकिन वो पद धारण नहीं करेगा जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। और 71 में हमने ये सारी चीजें देखी। चलिए, तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा वो राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं वो हम देखेंगे, क्या क्षमादान शक्तियां क्या क्या हैं वो हम देखेंगे, उसके बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।